नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आई रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। आशा फाउंडेशन एनजीओ ने अंबाला में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जिसमें हरियाणा नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े का किया खुलासा। जिसमें 2010 में मेडिकल ऑफिसरों द्वारा नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी एनओसी देने का हुआ था खेल शुरू, जिसका खुलासा 2017 में तब हुआ जब किसी ने हाई कोर्ट में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी। हाई कोर्ट ने 2017 में एनओसी कैंसिल कर इंस्पेक्शन कमेटी पर अनुशासित कार्यवाही के आदेश दिए। आज अंबाला कैंट के एक निजी रिसोर्ट में आशा फाउंडेशन एनजीओ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े के खुलासे के बारे में पत्रकारों से बात की गई। आपको बता दें कि ये फर्जीवाड़ा 2010 में मेडिकल ऑफिसरों द्वारा नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी एनओसी देने की खेल से शुरू हुआ था, जिसका खुलासा 2017 में तब हुआ जब किसी ने हाई कोर्ट में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी। हाई कोर्ट ने 2017 में एनओसी कैंसिल कर इंस्पेक्शन कमेटी पर अनुशासित कार्यवाही कर आदेश दिए, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसी कई एनओसी की जांच विजिलेंस को सौंपी, जिसमें 17 एनओसी फर्जी पाई गई। वहीं रानी कंबोज वाइस प्रेसिडेंट आशा फाउंडेशन ने कहा कि शायद स्वास्थ्य मंत्री को इसके बारे में जानकारी अच्छे से नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटा घोटाला नहीं है। वहीं आशा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट दीपक मेहरा का कहना है कि 2009 में मेडिकल एजुकेशन में डेप्यूट किए गए मेडिकल ऑफिसर गलत डेप्यूट किए गए थे। उनके ऊपर जाँच भी हुई पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर जांच नहीं बैठाते तो फिर हमें मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री भी शायद इसमें अच्छे से घुसे नहीं है या इनको पूरी तरह से जानकारी दी नहीं गई। आईएएस अधिकारी और एसीएस सभी इस पूरे का एक नेक्सस बना के इस पूरे घोटाले में शामिल है। ये घोटाला कोई छोटी सी बात नहीं है। आप देख लीजिए, एक सरकारी पेपर का भी अगर आप गलत इस्तेमाल कर लेंगे तो आप पे एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाएगी। यहाँ एक सरकारी विभाग का दुरुपयोग हुआ है पूरी तरह से। वो चोरियां पकड़ी भी गई हैं, लेकिन उनपे कार्रवाई के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा अनुसंधान से रिलेटेड जो घोटाले चल रहे हैं 10 सालों से। 2009 में मेडिकल एजुकेशन में डेप्यूट किए गए मेडिकल ऑफिसर जो कि बिल्कुल गलत रूल्स के और चीफ सेक्रेटरी द्वारा गलत डेप्यूट किए गए थे। उन पर जांच हुई, जांच में उन पर चार्जशीट भी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने गलत एनओसी जारी की गई, जिसकी जांच 2017 में अनिल विज जी द्वारा की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और केवल एनओसी रद्द कर दी गई। आईएएस अधिकारी की लॉबिंग इतनी डीएमईआर में इतनी मोनोपोली है कि उन्होंने टेंडरिंग में भी बीडीएस ऑफिसर लगा रखे हैं। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो टेंडरिंग देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। हम चाहते हैं कोई एक्सीएस अधिकारी वहाँ डेप्यूट हो जो इन सारे प्रशासनिक कार्यों को देखे। तो हम चाहते हैं कि ये सारी जांच जो हमने घोटाले आज उजागर किए हैं, इस पर जांच बिठाई जाए। अनिल विज जी अगर जांच नहीं बिठाते तो हमारा हाई कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हम हाई कोर्ट में रिट डालेंगे और इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। इस जांच के लिए हम अनिल विज से मिले थे फरवरी 2020 में, और फरवरी में मिलने पर हमने उनसे मांग की थी, ये सभी पेपर्स उनको भी दिखाए थे। उन्होंने कहा कि मैं डीजीएमईआर से जांच बिठवा देता हूँ इसकी। तो लेकिन डीजीएमईआर तो खुद इसमें सम्मिलित थे। तो हमने उनसे कहा नहीं सर, वो उन्होंने एक्चुअली कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो हमने आरटीआई लगाई और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, और इसलिए हमें मजबूरन मीडिया में आना पड़ा कि इसको जनता तक पहुँचाया जाए। और बड़ा घोटाला है। आईएएस अधिकारी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कई जांच कागजों में दिखा रखी है, जो अनिल विज को बता रखी है कि ये जांच हमने डीसी करनाल को भेज दी है, फलाना अधिकारी को भेज दी है, जबकि आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई, इसमें ऐसी कोई जांच बिठाई नहीं गई है। इसमें घोटाला करोड़ों का है। अब मैं टेंडरिंग का घोटाला अगर उजागर करूं तो आप 5 करोड़ का 7 गुना चूना लगाया गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सैनिटेशन का जो घोटाला हुआ है उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का 5 करोड़ 1 साल का आप मान लीजिए तो 9 गुना 7 गुना
तो 7-35 करोड़ का तो वो घोटाला हो गया। जो फर्जी एनओसी जारी की गई 5 साल तक ये जारी रही, स्टाफ की एम्प्लॉइज की सैलरी, ये अरबों में जाएगा घोटाला अगर इसकी सही से जांच की जाए। लालसोट वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 4 में दीवान की कोठी तक पानी की पाइपलाइन डाली हुई है, लेकिन दीवान की कोठी पर पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि पीने के पानी के पीछे से अवैध कनेक्शन करके लोगों के द्वारा बाड़ी व खेती की जा रही है। इस संदर्भ में वार्ड वासियों ने कई बार उपखंड अधिकारी व 181 नंबर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इनकी मजबूरी को नहीं सुना। वार्ड वासियों का कहना है कि 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर मेन वॉल पर सीमेंट डालकर सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम ने लोगों को समझाइश कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अधिकारी मंत्री 3 बार एप्लीकेशन लगा के अभी 10 दिन अभी तक 5 दिन को नाम लिया, लेकिन पानी की समस्या पूरी नहीं हुई। कौन सा वार्ड बताया आपने? 4 नंबर वार्ड में क्या पाइपलाइन बिछी हुई है, नहीं है या फिर पानी नहीं आता? लेकिन पानी नहीं है, बिल्कुल ही पाइपलाइन बिछी हुई है पर पानी नहीं आ रहा बिछी है। हुई है पाइपलाइन। कब से नहीं आ रहा? 2 साल लगाया जब से कौन आ रहा है वो पानी आया कौन नहीं है। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 3 पर मवेशियों से भरे ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। यह युवक माता बसैया का रहने वाला है, जिसका नाम हरिचंद बताया गया है। लोडिंग बुलेरो मैक्स में भिड़ंत के बाद युवक घायल हो गया। गंभीर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं टक्कर लगने के बाद लोडिंग बुलेरो मैक्स ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोडिंग बुलेरो मैक्स को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। संवाददाता सुनील कुमार पाराशर से। स्कूल अब की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं स्कूल जब से स्कूल जब से वर्तमान समय में कोरोना महामारी से सारा देश ग्रसित है। इस कारण प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थान बंद है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस वसूली के लिए अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। विदित है कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद है। अभी भी शासन के द्वारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की कोई दिशा निर्देश नहीं किए गए हैं। कब से शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ होगी, फिर से स्कूल प्रबंधन के द्वारा अभिभावकों को फोन करके या संदेश भेजकर स्कूल फीस जमा करने हेतु जबरन दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल के चलते अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस शिक्षण संस्थाएं भी बंद है। इसी विषय को लेकर अभिभावकों गण द्वारा जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और लगातार हो रही अभिभावकों से दबाव डालकर भी बेतहाशा फीस वसूली कर रोक लगाने की मांग की गई है। जो स्कूलों का मनमाना रवैया चल रहा है, विद्यालय प्रारंभ नहीं हुए हैं और उनके द्वारा फोन लगाकर मैसेज भेजकर 21 जुलाई की अंतिम तिथि तय की गई है कि आप विद्यालय की फीस जमा करें, जबकि सरकार के द्वारा अभी विद्यालय खोलने की कोई मंशा नहीं है। और अब वर्तमान में 28 से 30 हजार कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, तो निश्चित ही इस सत्र में विद्यालय प्रारंभ नहीं होना है। और जब विद्यालय प्रारंभ नहीं होना है तो फिर फीस किस बात की? राजस्थान, दिल्ली और कई राज्यों ने स्कूल की फीस की स्पष्टली मनाही कर दी है, तो मध्य प्रदेश सरकार ना जाने क्यों देर कर रही है। और उसी संबंध में आज हम सभी अभिभावक कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि जब तक स्कूल नहीं तब तक फीस नहीं। जिस दिन से स्कूल प्रारंभ हो जाए उस दिन से निश्चित ही आप फीस लें। हम लोगों ने विगत वर्षों में भी फीस बाकायदा भरी हुई है। इस वर्ष जब विद्यालय नहीं लग रहे तो हम फीस नहीं देंगे। लेकिन मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग जो लुटेरे हैं, शिक्षा की वैश्वीकरण है, इनसे परेशान है और अपने बच्चों के लिए चीज़ें तालीम नहीं दे पा रहे हैं। मेरी मांग है कि जो लॉकडाउन के समय जो फीस ली जा रही है वो नहीं ली जाए, और यदि फीस लेते हैं तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके अंजाम बुरे होंगे। दमोह की धरती में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा और जो पूरे देश के लिए मिसाल पैदा होगा। न्यूज़ 24 ब्यूरो रिपोर्ट दमोह से।
6 जुलाई 2020 को ग्राम हैदर तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर में दलित परिवार की 8 वर्षीय बालिका विद्यालय से किताबें लेकर घर लौट रही थी। तभी आरोपी राम नरेश यादव ने बालक को पकड़ के उसके साथ बलात्कार कर दिया। चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बालिका को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाने के लिए लेकर बुधवार को ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी मध्य प्रदेश द्वारा माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नाम से चिनौर तहसीलदार शिवदयाल धाकड़ को ज्ञापन सौंपा गया है। देने वालों के मनोज कुमार जाटव, जिला ग्रामीण अध्यक्ष निरपत सिंह, उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह मौर्य, जिला ग्रामीण मीडिया प्रभारी। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। 6 जुलाई को हैदरगंज जिला पुना में अशोकनगर में एक 8 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। उसका माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है आज तहसीलदार महोदय चिनौर को, जिसमें आरोपी राम नरेश को फांसी की सजा दिलाई जाए। रिपोर्टर कल्लू खान, स्थान पिछोर डबरा। इंट्रो इटावा जनपद में फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले अध्यापकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। एसटीएफ की जांच में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद में अभी तक 15 अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जनपद में चल रही जांच में अभी तक 15 अध्यापकों के मूल अभिलेखों में गड़बड़ी पाई गई है। जांच में दोषी पाए गए सभी अध्यापकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। सभी अध्यापकों से रिकवरी करवाने के लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसआईटी की जांच के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रदेश में 2823 फर्जी घोषित किए गए हैं, जिसमें से 6 अध्यापक जनपद के शामिल थे, जिसके बाद से सभी अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच एसटीएफ के द्वारा की जा रही है। एसटीएफ के द्वारा जिला स्तरीय जांच में अध्यापकों को 2 श्रेणी में रखकर जांच की जा रही है। पहली श्रेणी फर्जी और दूसरी श्रेणी टेम्पर्ड, जिसके आधार पर सभी के मूल अभिलेखों की जांच की जा रही है। इस जांच में अभी तक 9 अध्यापक और दोषी पाए गए हैं, जिन्हें मिलाकर जनपद में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले अध्यापकों की संख्या 15 हो गई है। सभी अध्यापकों के खिलाफ शिक्षा विभाग के द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। इन सभी अध्यापकों की रिकवरी करने के लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल अध्यापकों की संख्या 4557, शिक्षा मित्रों की संख्या 1244 और अनुदेशकों की संख्या 117 है। सभी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और कार्यवाही भी की जा रही है। 6 लोग बर्खास्त किए जा चुके हैं और इसी के साथ साथ एसटीएफ की जांच में 9 लोग चिन्हित किए गए थे। वो 9 लोग भी बर्खास्त किए जा चुके हैं और 15 लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। ये सब कब से जांच चल रही थी और क्या इनके मूल गड़बड़ी क्या पाई गई है? ये इनके जो 28 से 23 सूची वाले लोग हैं, ये फर्जी डिक्लेयर किए गए हैं कोर्ट से। और जो एसटीएफ की जांच के लोग थे, इनके टेट के अंक फर्जी पाए गए हैं। तो रिकवरी को लेकर के कुछ हाँ है वो है, उसका ये साफ कर रहे हैं। वो भी 4-15 लोग हाँ 15 लोग। रिपोर्टर मोहम्मद अजरत आदिल, इटावा से। कोटपुतली क्षेत्र में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 केशवाना के सिल्वर रूट कॉलोनी के हैं और 2 कोटपुतली शहर के। अब तक कोटपुतली क्षेत्र में कुल 42 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। हफ्ते में 2 बार रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो सहायताएं मिलती है, उनके लिए भी स्वास्थ्य मित्र के रेवेन्यू द्वारा एक महिला और पुरुष लगाया गया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की जो भी स्कीम आएगी वो लोगों में बताएंगे और जागरूकता लाएंगे। कोटपुतली से रिपोर्टर गिरिराज प्रसाद नायक। आज अपने ब्लॉक में 4 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 2 तो सिल्वर रूट कॉलोनी केसवाना के हैं, जो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, और 2 अपने कोटपुतली प्रॉपर से हैं। एक गजानंद सैनी पुत्र अमितचंद सैनी 30 साल का, वार्ड नंबर 30 में, और दूसरा बेगाराम सनोक हरिराम, ये 37 साल का है। ये नीमराना से आके 13 तारीख को सीधा ही बीडीएम अस्पताल में भर्ती हो गया था। इसने इसलिए बहुत अच्छा रहा
कि इसमें कोई स्प्रेड के चांसेस नहीं है। आते ही वहाँ इनका सैंपल ले लिया गया और जांच आ गई है। अब इसके घर वालों को क्वारंटाइन करके आगे की कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं। नो स्कूल नो फीस की मुहिम को मिल रही है भारी जन समर्थन। अभिभावकों ने सराही हिंदू जागरण मंच की फीस माफी की मुहिम। उन्नाव आज हिंदू जागरण मंच के प्रतापी मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी द्वारा कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के दौरान फीस माफी के लिए हस्ताक्षर अभियान के तहत शहर के निराला पार्क के पास मुहिम के लिए जन समर्थन जुटाया गया, जिसमें आम लोगों ने सहर्ष अपने हस्ताक्षर किए व मंच की मुहिम को सराहा। साथ ही कहा, हम आम लोग छोटे दुकानदार या प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने वाले निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं। ऐसे में जब रोजी रोटी चलाना ही मुश्किल हो रहा है, तब स्कूलों के न खुलने पर भी स्कूलों द्वारा फीस जमा करने का दबाव बनाना या बच्चे को स्कूल से निकाल देने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब स्कूल खुले ही नहीं है तो फीस किस बात की। ऊपर से कुछ स्कूल तो मनमानी पर उतारू है कि फीस में ट्रांसपोर्ट चार्ज, कंप्यूटर फीस, बिल्डिंग चार्ज आदि वसूल रहे हैं और कुछ स्कूल तो फीस बढ़ाकर भी वसूल कर रहे हैं। इस पर सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश देने चाहिए ताकि आम जन को थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने कहा, उनका उद्देश्य सिर्फ जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का है। उन्होंने इस मुहिम को समर्थन देने वाले लगभग जनपद के 1 दर्जन स्कूलों के मैनेजमेंट को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल बंद रहने तक की फीस माफ करनी चाहिए व नो स्कूल नो फीस की मुहिम से जुड़ने के लिए अभिभावकों से अपील की। इस दौरान मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, जिला संयोजक हरीश महाराज, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष शिवम आजाद, नगर उपाध्यक्ष अंशु शुक्ला, नगर उपाध्यक्ष जय शिव अवस्थी, उमा शुक्ला आदि पदाधिकारियों द्वारा अनवरत अलग अलग स्थानों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुहिम से जुड़ने की अपील की जा रही है। स्कूल का अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा, किस तरीके का अभियान और किस तरीके से लाभ मिल रहा है? आप सबको ज्ञात है कि इस समय जो है कोरोना संकट काल के दौरान पूरे देश का जनजीवन ठप रहा, अस्त व्यस्त रहा, जिसमें आम जनमानस के लिए रोजी रोजगार का संकट रहा। इस दौरान स्कूल व अधिकांश संस्थान बंद रहे हैं, स्कूल अभी भी बंद चल रहे हैं। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच ने नो स्कूल नो फीस का एक अभियान चलाया है, जिसमें कोरोना काल के दौरान बंद स्कूलों में जो फीस वसूली की जा रही है, पूरे मदों के साथ वसूली की जा रही है, उसमें तमाम अदर चार्जेज भी लिए जा रहे हैं। इसके मुहिम के तहत हिंदू जागरण मंच एक हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। वह उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना काल में बंद के दौरान के संपूर्ण फीस माफ़ करने की हिंदू जागरण मंच मांग कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से। वह यहाँ निजी संस्थान जो बड़े स्कूल हैं, कहने के लिए अगर कहा जाए तो जो शिक्षा माफिया हैं, उनके दबाव में जो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि फीस नहीं माफ़ की जा सकती है, इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। और अभिभावक, जिसमें कई सैकड़ा अभिभावक व कई 1 दर्जन लगभग स्कूलों द्वारा फीस माफ़ की जा चुकी है और इसमें सरकार को आगे आना चाहिए और अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए ये कोरोना काल बंद के दौरान की संपूर्ण फीस, स्कूल फीस माफ़ की जानी चाहिए। कहाँ से आएगा? किस तरीके का अभियान है? अभी आपने समर्थन किया है अभियान को, किस तरीके का अभियान और किस तरीके का सिद्धांत आपको क्या संदेश है? ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है और ये बहुत अच्छा संदेश है। अभिभावकों से फीस नहीं ली जानी चाहिए। जो अभिभावक प्राइवेट नौकरी करते हैं या जो अपना काम करते हैं, 4 महीने से अभिभावक घर में बैठा है तो उनकी इनकम नहीं हुई तो स्कूल वालों को फीस नहीं देनी चाहिए। और जब 20 साल से जो स्कूल कमा रहा है, जब उससे उन्होंने जो है इकट्ठा नहीं कर पाए कि 4 महीने टीचर को तनख्वाह दे सके, और अभिभावक ने इतना इकट्ठा कर लिया कि 4 महीने घर में बैठ कर दे सके, इसलिए फीस बिल्कुल नहीं दी जाती। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक रामनिवास रावत के शिवपुरी रोड स्थित पेट्रोल पंप व उनके बेटे अनिरुद्ध रावत के विजयपुर अशासकीय स्कूल, जिसकी भूमि उन्होंने
क्रय की थी उसको शासकीय मानकर निरस्त किया गया। बताया गया है कि इस संबंध में जय मिनेश सेवा संगठन श्योपुर द्वारा बताया गया है कि तत्कालीन कलेक्टर ने सभी विभागों का निरीक्षण कर उनकी अनुमति दी गई, जहां पेट्रोल पंप बनाया गया, लेकिन 2 जुलाई को जिला प्रशासन ने उसे निरस्त कर शासकीय भूमि घोषित की गई, जिसे लेकर आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और जिला प्रशासन द्वारा गलत तरीके से की गई कार्यवाही को वापस लेने के लिए कहा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 7 दिन उग्र आंदोलन होगा। जय मिनेश सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में अनेकों पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने शासकीय जमीन पर निर्माण करा रखा है, लेकिन उन पर कार्यवाही क्यों नहीं कही जा रही? कहीं प्रशासन उनसे मिला हुआ तो नहीं है? हमारे सम्माननीय नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी के खिलाफ जो कार्यवाही की गई है, उनके पंप की एनओसी निरस्त की गई है, उनके जिला प्रशासन के पास करें, अन्यथा दोबारा फिर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। किस विषय को लेकर आज क्या कहना चाहते हैं? समाज के वरिष्ठ नेता परम सम्मानीय श्री रामनिवास जी रावत के ऊपर जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक द्वारा जमीन पर शासकीय जमीन घोषित करवाने में उनका हाथ जो रहा है, प्रशासन कहीं उनके दबाव में आया है। इस कारण से उनकी जो एनओसी पेट्रोल पंप की थी, पूर्व में रहे कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे जी ने उनकी एनओसी को पास किया था और 2 तारीख को जो अभी वर्तमान में कलेक्टर महोदय हैं, उन्हें एनओसी को निरस्त कर दिया गया है। उसके विरोध में हमने आज ये प्रदर्शन किया है। श्योपुर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से महेंद्र आर्य। कानपुर फिरौती दक्षिण पुलिस की बड़ी नाकामयाबी आई सामने। पुलिस के सामने फिरौती की रकम लेकर फरार हुए बदमाश, अपहत युवक नहीं हुआ बरामद। परिजन परेशान हो रहे हैं। मकान बेचकर परिजनों ने जुटाए थे 30 लाख रुपए। पुलिस पर लगता रहा लापरवाही का आरोप। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय में दिया धरना। बरा थाना क्षेत्र से 20 दिन पहले लापता हुआ था युवक। एसपी दक्षिण अर्पणा गुप्ता ने कहा बैग में नहीं थे पैसे। अपनी लापरवाही छुपाती नजर आई एसपी दक्षिण अर्पणा गुप्ता। पीड़ित ने लगाया एसपी साउथ पर सांत्वना देने की जगह डांटने का आरोप। बरा पुलिस के साथ फिरौती देने गया था पीड़ित परिवार। एक सब साथ में थी, नीचे हाईवे से उसने पैसा पिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा पिकवाया जाएगा? और सर कुछ कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे देख लेना चमनलाल नीचे पैसा पिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा माल भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब में हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम अब कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? बताइए ये टीम क्या करती रही? जब बैग फेंका गया होगा तो पुलिस को तो गई होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, वो लेके अपना चंपत हो गया। जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। अगर इन केस फिरौती का रकम गया है तो वो भी 100% रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इस पूरा प्रकरण में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच भी किया जा रहा है और कोई भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस वक्त पहला प्रायोरिटी हमारा है इस लड़के की सकुशल बरामदगी है और उस जो भी अगर नगद गया हो तो उसकी वापसी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।